नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का जो एमपी बोर्ड द्वारा अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 गणित का दिया गया था उसका सेट जो सी है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं अभ्यास कराने के लिए, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक दिलवा सकते हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास अपन लोग सेट सी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आया है कि संख्याओं 5, 12 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। तो अपन को यहाँ एलसीएम एचसीएफ पता करना पड़ेगा, फिर उनका बाद में रेशियो निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 5, 15 और 20 का अपन लोग ये इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 से अपन काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो अब देख पा रहे हैं कि अपन लोग अब कोई संख्या यहाँ पर कॉमन कट नहीं रही है। तो जो ऐसे में खड़े में जो वैल्यूज रहती है उनका मल्टीपल आपको एचसीएफ देगा। तो एचसीएफ यहाँ पर 5 आ गया है और इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो देगा अपन को एलसीएम, यानी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया इसमें एलसीएम। तो अपन को एलसीएम बटे एचसीएफ निकालना है। तो 60 बटे 5 यानी कितना आएगा, 12 बटे 1। तो ये डी नंबर का आ जाएगा 12 बटे 1, 12 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा वाला प्रश्न है, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक कितना होगा। जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर अपन को रखना पड़ता है। ऐसे ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस के बी आएगा और एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस के बी बटे ए आएगा। तो इसका सी नंबर का जो है ऑप्शन वो सही होगा दूसरे वाले प्रश्न का। तीसरा प्रश्न आता है, इसमें दो रेखीय युग्म दिए गए हैं समीकरण, तो इनमें अद्वितीय हल होने की जो शर्त होती है वो अपन लोग जानते हैं कि पहले वाला जो रेशियो है और दूसरा वाला रेशियो है उसका मान बराबर नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो तीसरे वाले प्रश्न का ये पहला वाला सही है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है कि समांतर श्रेणी 2 ऋण 2 -6 -10 में सार्व अंतर है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं सार्वंतर निकालने के लिए अपन को क्रमशः दो पदों का अंतर निकालना पड़ता है। तो जब -2 में आप 2 घटाएंगे तो माइनस के 4 आएगा, यानी कि इसका जो सार्वंतर है वो 4 होगा। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ई नंबर का सही है, माइनस के 4। पांचवा प्रश्न आता है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो अपन जान रहे हैं जितने घात का समीकरण रहता है उतने ही उसके मूल निकलते हैं। जब द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल उसके निकल पाएंगे। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही है। ओके, 2। छठा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 4, 3, 2 ऋण 3 ऋण 3, 6। तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो जब भी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों और केंद्रक के निर्देशांक निकालने हों तो सिंपल सा तरीका यूज़ करना है। एक्स के मानों को सभी तीनों एक्स के मानों को जोड़कर 3 का भाग देना है और सभी वाई वाले मानों को जोड़कर 3 का भाग देना है। तो एक्स के मानों को जब जोड़ेंगे अपन लोग तो 4 और 2 6 हो जाएंगे और 6 में ऋण 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। तो x का मान 1 आएगा। अब y के मानों को जोड़ेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, 6 आएगा। 6 में अपन 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। मतलब इसके जो केंद्र का मान निकल रहा है वो 1 और 2 आ जाएगा, जिस तरह अपन देख पा रहे हैं। x के मानों को जोड़कर 3 का भाग दे दीजिए और y के मानों को जोड़कर 3 का भाग दे दीजिए। तो इससे आएगा अपना कितना, कि 6 में से 3 जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 आएगा, 1 आएगा और ये 3 से 3 कट जाएंगे। 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा। तो 1 2 आएगा, इसका जो केंद्र का निशांक आएगा वो 1 2 आएगा। तो इसका जो छठे प्रश्न है उसका बी नंबर का 1 2 ये वाला जो बिंदु है ये केंद्र का निर्देशांक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग खाली स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो जब भी अंडर रूट वाली सिचुएशन आती है, नंबर आता है अंडर रूट वाला, तो वो निश्चित अपरिमेय संख्या होती है। तो पहला वाला जो प्रश्न है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे अपरिमेय भरा होगा। फिर यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दूसरा वाला क्वेश्चन उसमें द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति अपन को पता करना है। तो इसका विभक्तिकर अपन को पहले निकालना पड़ेगा। तो वो होगा b² - 4ac। तो निकालते हैं b² - 4ac की वैल्यू रख दी अपन ने। तो ये वैल्यू अपने होकर आई 4 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब विभक्तिकर का मान धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो खाली स्थान में वास्तविक और भिन्न भिन्न आएगा। तीसरा वाला प्रश्न के दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भी समरूप त्रिभुजों की बात की जाती है तो उनमें एक फार्मूला क्रिएट होता है कि उनकी संगत जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर रहता है। तो ये भुजाओं का अनुपात है तो इनका अपन लोग वर्ग कर देंगे जब वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81 हो जाएगा और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो 81 बटे 121 यहाँ पे खाली स्थान में आएगा। चौथा वाला है बिंदु 4 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बाह्य निर्देशांक यहाँ पर 0 है और जब बाह्य निर्देशांक 0 होता है बिंदु में तो वो x अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, फिर ये पांचवा इसका
खालिस्तान आया है कि 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इसकी जो लंब है वो भी 3 है और आधार भी 3 है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज की तरह काम कर रहा है और समबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ये दो एंगल आपके 45-45 के होंगे। तो ये जो एंगल होगा वो 45 का होगा, यहाँ 45 बना होगा। जब भी लंब और आधार यहाँ बराबर आ जाए तो निश्चित 45 का कोण ही बनेगा। अगला है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं अपन लोग। तो वृत्त को जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो छेदक रेखा कहलाएगी। इस तरह की कंडीशन वहाँ पे दिखती है अपन को। और दो बिंदुओं पर वो काटेगी तो छेदक है वो, और एक बिंदु पर काटती तो वो स्पर्श है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सही जोड़ी आती है यहाँ पर। तो सही जोड़ी देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो पहला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमीका, इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दूसरा है सेक। तो सेक का उल्टा 1/cos होता है, तो ए से मैच कर जाएगा ये वाला। फिर तीसरा है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। ये सर्वसमीका, इसका मान 1 होता है, तो ई से मैच कर जाएगा ये वाला। ठीक है। चौथा है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला अपन जानते हैं कि 2πr होता है, तो ये सी से मैच कर जाएगा। और ये वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग होता है, तो ये बी से मैच कर जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो ये डी से मैच कर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक शब्द वाले उत्तर आते हैं। एक शब्द वाले कह सकते हैं अपन लोग, या फिर एक वाक्य वाले कह सकते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो जब व्यक्तिकर का मान धनात्मक होता है तो मूलों की प्रकृति जो है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका उत्तर वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। दूसरा है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर हाँ में आएगा। तीसरा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो वृत्त को जब स्पर्श करती है कोई रेखा तो वो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 होगा। चौथा है बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो 2, 3। तो अपन देखेंगे x के मानों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 3 और 1 4, में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर ये y वाले मानों को 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, तो 2, 3 यहाँ पे मध्य बिंदु आएगा। फिर पांचवा प्रश्न आता है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लागू होगा, 2lb + bh + h है। छठा प्रश्न आता है 2, 4, 6, 8, 10, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक की विशेषता होती है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, वही बहुलक का मान होता है। तो यहाँ 7 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए बहुलक का मान यहाँ 7 होगा। अब सत्य वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ जो पांचवा प्रश्न है वो सत्य वाला है, इसको देख लेते हैं। तो पहला है किसी बिंदु का भुज 0 है। निश्चित बात है कि जब भुज 0 होता है यानी x का मान जब 0 होता है तो वो y अक्ष पर स्थित होता है, जबकि इसमें क्या कह रहे हैं वो x अक्ष पर स्थित बोल रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, असत्य है। दूसरी बात आती है यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो सही बात है, जब विभक्तिकर का मान 0 होता है तो मूल उसके वास्तविक और समान होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, सत्य है। तीसरा है श्रेणी 2 ऋण 2, 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए हर एक पद का जो डिफरेंस है क्रमशः वो समान आना चाहिए। तो प्रथम दो पदों का निकालते हैं तो -4 आ रहा है, फिर तीसरा और दूसरे का निकालते हैं तो +4 आ रहा है। तो इसमें अंतर अलग अलग आ रहा है, जबकि सभी जगह अंतर समान आना चाहिए समांतर श्रेणी होने के लिए। तो ये जो आंकड़े हैं ये समांतर श्रेणी के नहीं हैं, इसका मतलब ये असत्य कथन है। चौथा है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवलंब कोण बनाती है। जब भी अपन लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, और नीचे की ओर देखते हैं तब अवलंबन कोण बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ऊपर की ओर देखने पर अवलंबन कोण बन रहा है ना। तो ये असत्य कथन। पांचवा है एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन होती है। सही बात है कि पेंसिल में कुछ हिस्सा शंकु जैसा रहता है और कुछ हिस्सा बेलन जैसा रहता है, दोनों का संयोजन होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पांचवा। छठवा जो है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। सही बात है, किसी भी प्रायिकता का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, इससे बाहर नहीं जाती है। तो ये कह रहे हैं 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब सही है, ये कथन सत्य है। तो बच्चों आपने देखा कि जो सी सेट है जो एमपी बोर्ड द्वारा बच्चों को अभ्यास के लिए दिया गया है और पेपर में भी क्वेश्चन इसमें से कुछ फंस रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे आप अपना अभ्यास
कर सकते हैं और पेपर में जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।